बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान कोरोना की वबा का मुकाबला कर रहा है और अभी ये वबा मुल्क के अंदर फैल रही है। कौमी असम्बली के इजलास में हमने बारहा हुकूमत से पूछा कि उसके पास कोरोना वबा से निपटने की क्या हिकमत अमली है, तो 3 दिनों में हुकूमत कोई एक कागज़ का सफ़ा कौमी असम्बली को पेश नहीं कर सकी जिसमें किसी किस्म की कोरोना वबा से निपटने की हिकमत अमली या लाएअमल तहरीर होता। न सिर्फ ये कि हुकूमत हिकमत अमली नहीं पेश कर सकी, बल्कि कोई एक सफ़ा नहीं पेश कर सकी कि उसने पिछले 3 माह के दौरान क्या कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और आने वाले 2-3 माह में उसका क्या लाहेअमल है, उसका क्या रोड मैप है। तो इस वक्त पाकिस्तान में, जैसे मैंने असम्बली में भी कहा था, कि ना सिर्फ एक ना तजुर्बेकार बल्कि ना अहल हुकूमत से हमें सामना है, जो ना सीखने की सलाहियत रखती है, ना किसी से मशवरा सुनने की सलाहियत रखती है और ना कुछ परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। तो पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन गवर्नेंस के क्राइसिस का शिकार है कि जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत है जिसने इंतज़ामी मशीनरी को बजाय कारकर्दगी की तरफ ढालने के उसने उसे जंग की मशीन बना दिया है अपोजिशन के ख़िलाफ़। उसने इसे जंग की मशीन बना दिया है अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। कहीं हुकूमत और वफाकी हुकूमत के वसाइल सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं हुकूमत के और सरकारी वसाइल अपोजिशन की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की अपनी कारकर्दगी 0/0 है। लॉकडाउन के साथ मजाक किया गया। दुनिया में जितने लॉकडाउन की किस्में पाकिस्तान में ईजाद हुई हैं, शायद किसी मुल्क के अंदर नहीं हुई। लॉकडाउन था, सॉफ्ट लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन था या नो लॉकडाउन था, यूँ महसूस होता है कि लॉकडाउन तो नहीं हो सका, लेकिन हुकूमत ने अपने अकल के डाउन होने का सबूत ज़रूर दिया। मुल्क में जो कोरोना है उसे बना दिया गया है कि बोलो ना, लिखो ना, पूछो ना, और अगर लिखोगे, बोलोगे और पूछोगे तो नैब पीछे पड़ेगा और जेल के अंदर जाओगे। तो इस इंतकामी एजेंडे के साथ कोई हुकूमत दुनिया की कामयाब नहीं हो सकती। हम हुकूमत के इन हथकंडों से नहीं डरते। मैं भी जेल देख आया हूँ, मैं भी नैब देख आया हूँ। दोबारा भी हुकूमत फेंकेगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस हुकूमत ने नैब को और इंतकाम को इस हद तक बदनाम कर दिया है, इस हद तक एहतसाब को बदनाम कर दिया है कि अब किसी को नैब बुलाती है तो उसका कद कम नहीं होता, उसका कद बुलंद हो जाता है। अगर किसी को नैब पकड़ती है तो वो सियासी बौना नहीं बनता, वो सियासी कदावर बन जाता है। ये है कि हुकूमत ने जो सियासी मसलियत के ऊपर, सियासी बुनियादों पर अपनी इंतकामी पॉलिसियाँ चलाई हैं, उनका नतीजा। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नैब का इदारा जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है, इस वक्त PTI का एक झैली इदारा बन चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत के मुशीर शहजाद अकबर किसकी अथॉरिटी से नैब की कार्रवाई को TV पर, अगर वो दुरुस्त मान ली जाए, बयान करते हैं? क्या नैब कॉन्फिडेंशियलिटी रखने का पाबंद है या नहीं है? क्या नैब झूठी खबरें डिसइंफॉर्मेशन के तौर पे रिलीज करने का ही अब इदारा रह गया है? हमने बार बार कहा है, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जितने मुकदमे हैं उनकी कार्रवाई TV पर चलाई जाए, TV के सामने हमसे सवाल पूछे जाएं और TV के सामने हमारे जवाब पाकिस्तानी कौम को दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमसे शफाफ तहकीकात करो, हमारे से पूछे जाने वाला हर सवाल और हर जवाब कौम के सामने पेश करो। और इधर मिस्टर क्लीन है जो ये कहता है कि फॉरेन फंडिंग की कार्रवाई छुपा के रखो, इसे पब्लिक ना की जाए, मीडिया के सामने ना पेश किया जाए।
मैं मुतालबा करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर पे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दे, वगरना इलेक्शन कमीशन की साख भी मुतासर हो जाएगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, इत्तफाक राय से उन्हें इस मनसब पे फाइज किया गया है। उनका फ़र्ज़ है कि वो साबित करें कि ये इलेक्शन कमीशन शफाफ है, ये इलेक्शन कमीशन किसी के सियासी असर में नहीं है और इस इलेक्शन कमीशन को नैब जैसा इदारा बनने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो गया तो अगले इलेक्शन का शफाफ और गैर जानिबदार होना पहले से ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के कौमी इदारे अपनी गैर जानिबदारी के हवाले से अवाम की नज़र में अपनी इज़्ज़त को खोएं। तो इसलिए इस वक्त ये हुकूमत जो नाकाम हो चुकी है, ये हुकूमत जिसके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना इसके पास कोई टीम है, ना इसके पास कोई अकल है, ना इसके पास कोई सलाहियत है, ना इसके पास कोई अहलियत है, ये अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए कौमी इदारों को अपने एजेंडे पर चला रही है, कौमी इदारों से इंतकामी एजेंडा ले रही है, कौमी इदारों से अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश कर रही है। शहजाद अकबर साहब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैसियत एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा नहीं है। वो FIA की रिपोर्ट जिसमें चीनी और आटा चोरों की निशानदेही की गई थी, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों उसकी कार्रवाई को रोका जा रहा है? इसलिए कि जो करप्शन के मगरमच्छ हैं वो सब हुकूमत की और वज़ीर आज़म की छतरी के नीचे बैठे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीबन 150 अरब की करप्शन की है चीनी और आटा स्कैंडल में, जिसके वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उसको वो छुपा रहे हैं। वो तमाम फैसले काबीना से मंजूर हुए हैं, काबीना के सरबराह वज़ीर आज़म हैं। और अगर ये इतने भोले हैं और अगर ये इतने नासमझ हैं कि इन्हें ये नहीं पता लगता कि काबीना क्या फ़ैसले कर रही है, तो फिर अल्लाह ही पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। इसी तरह मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज इस हुकूमत के हाथों पाकिस्तान की मईशत मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुकी है। मैं ये बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने 18 महीनों में जितने कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 5 सालों में भी उतने कर्जे नहीं लिए गए थे। हमारे दौर के कर्जों के एवज़ हमने बिजली का बहरान ख़त्म किया, हमने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की, 2,000 किलोमीटर मोटरवे बनाए, CPEC चलाया। ये बताएं कि ये हमसे ज़्यादा 18 महीने में कर्जे लेकर किस जगह कोई ईंट लगाई है इन्होंने। आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर वो मंसूबे जो ज़ेरे तकमील थे, वो सब इल्तवा का शिकार हैं। जिस दिन ये हुकूमत जाएगी, गैर मुकम्मल मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए कई 100 अरब रुपए के इजाफी लागत दरकार होगी कि ये जिम्मेदार है। लाहौर की ऑरेंज लाइन की तबाही इस हुकूमत के ज़िम्मे है, PTI के ज़िम्मे है। PTI ने गैर ज़रूरी अदालती मुकदमात के ज़रिए ऑरेंज लाइन को 2018 से पहले मुकम्मल होने से रोका, इसलिए कि कहीं मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में इसका फ़ायदा ना पहुँचे। और 2 साल जो ऑरेंज लाइन की ताख़ीर हुई है गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाई से, जिसकी पुश्त के ऊपर PTI थी, अब ऑरेंज लाइन की जो इजाफी लागत है वो इमरान खान और PTI से वसूल करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर से वसूल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो पेशावर का BRT का मंसूबा है, आज उसकी जो तबाही हो रही है वो किसी को नज़र नहीं आती। शहजाद अकबर साहब अगर BRT मंसूबे के चोरों को पकड़ लेंगे तो कौम समझेगी कि वो एहतसाब के अंदर संजीदा हैं, लेकिन ऑपोजिशन की किरदार कुशी करना 2 साल हो गए हैं।
कोई एक मुकदमा ऐसा नहीं है कि जिसको ये लोगों के सामने साबित कर सकते। 2 साल हो गए हैं, कोई एक मुकदमा ऐसा नहीं है जिसको सबूत के साथ इन्होंने अदालतों में पेश किया होता और उसके अंदर साबित किया होता कि हमने कोई माली बदउनवानी की है। ये सिर्फ एक इल्ज़ाम तराशी, किरदार कुशी की हुकूमत है। इस रवैये से हुक्मरानी नहीं हो सकती। लेकिन ये नाकाम नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल को डुबो रहे हैं। आज लाखों पाकिस्तान के नौजवान डिग्रियां लेकर सड़कों पर फिर रहे हैं। उनके लिए मुलाजमत नहीं, चूंकि पीटीआई की हुकूमत ने ग्रोथ को क्रैश कर दिया है। मईशत का मसला 18वीं तरमीम नहीं है। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी को समझौता नहीं करने देगी। वफाक है और इसके सूबे वफाक की इकाइयाँ हैं। सूबों की मजबूती वफाक की मजबूती है। अगर आज इस हुकूमत को दिफा का बजट पूरा करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे तो उसकी मुजरिम 18वीं तरमीम नहीं है, उसकी मुजरिम वो ग्रोथ है जिसे 5.8 से गिरा के अब तो मनफी 0 कर दिया गया है, 0 से भी नीचे हो गई है। और कोरोना से पहले हम 1% ग्रोथ के ऊपर आ चुके थे। कोरोना से पहले कारखाने बंद हो चुके थे। कोरोना ने भी लॉकडाउन किया है, लेकिन मईशत का लॉकडाउन कोरोना से पहले पीटीआई की इक्तिसादी पॉलिसियों ने कर दिया था, जिन्होंने 13% शरह सूद रखी हॉट मनी से पैसा लाने के लिए। उस हॉट मनी में कितने लोगों ने अपने हाथ रंगे हैं, ये भी जब हुकूमत जाएगी तो पता चलेगा। पाकिस्तानी मईशत का कबाड़ा करके अब इंटरेस्ट रेट को 8% पे लाया गया है, जबकि हम 6 महीने से कह रहे थे कि ये 13% का इंटरेस्ट रेट मईशत को तबाह कर देगा। फौरी तौर पे इसमें कटौती की जाए और इसको 7-8% के ऊपर लेकर आया जाए। हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन अब धक्के खा के, अब चपेड़ें खा के हालात की, उसने इंटरेस्ट रेट को तब कम किया है जब मईशत तबाह कर दी है उसने, जब कारोबार तबाह कर दिए हैं, बेरोजगारी आम कर दी है। इसी तरह कर्जे ले लेकर हमारी आने वाली नस्लों को इसने यरगमाल रख दिया है और उसके एवज एक ईंट नहीं लगी। और अब मैं पीटीआई के लोगों को कहूँगा कि जो मुस्लिम लीग नून के कर्जों पे सवाल उठाते थे, अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो अपने वजीर आजम से पूछें कि 18 महीनों में मुस्लिम लीग नून के 5 साला कर्जों से ज्यादा कर्जे क्यों लिए हैं? इन कर्जों को कहां खर्च किया है? इन कर्जों से क्या बनाया है? और अगर इन कर्जों से सिर्फ खसारा पूरा किया है तो आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को यरगमाल रख दिया है। आज पाकिस्तान का दिफा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर बॉर्डर है। भारत अपनी अफवाज को मॉडर्नाइज कर रहा है। हमने जो मुसल्लह अफवाज की मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया था, इस हुकूमत ने डिवैल्यूएशन करके उसकी हैसियत ख़त्म कर दी है। इस हुकूमत ने डिवैल्यूएशन के ज़रिए उसे आधा कर दिया है और अब ग्रोथ ख़त्म करके इनके पास इतने पैसे भी नहीं कि ये पिछले साल जितना डिफेंस बजट भी दे सकें, ये उसमें इजाफा कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ मईशत को डिफेंस बजट के इजाफे से चलाना है तो ये भी मुल्क की तबाही है। कोरोना ने साबित कर दिया है कि अब मुल्क टैंकों से, मिसाइलों से, जहाज़ों से दिफा नहीं होता। आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है, उसका एटमी ज़ख़ीरा, उसका असला बेकार खड़ा है। वो अपने लोगों को कोरोना वायरस से नहीं बचा सकती और वहाँ पे ख़ज़ां के पत्तों की तरह लोग झड़ के मर रहे हैं। हमें इंसानी सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी पर भी उतनी तवज्जो देनी है जितनी मिलिट्री सिक्योरिटी पर देनी है। दोनों ज़रूरी हैं। ये अगर इक्वेशन होगी ह्यूमन सिक्योरिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी तो हम ये जंग हार जाएंगे। इक्वेशन होगी ह्यूमन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी, एंड तब होगा
जब हमारी शरह तरक्की की रफ्तार 6-7% के ऊपर होगी। इस हुकूमत के पास ना कोरोना का कोई प्लान था, और अब मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस मुल्क के बारे में संजीदा हैं तो कौमी इत्तफाक राय से पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक रिकवरी प्लान बनना चाहिए, लेकिन ना ये प्लान बनाने के काबिल है, ना ये उस पर अमल करने के काबिल है। लिहाजा इनके होते हुए पाकिस्तान के लिए मसाइल ही होंगे। इनके होते हुए पाकिस्तान ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगा। जिन्होंने इन्हें वोट दिया शायद बहुत हुब्बुल वतनी से दिया, और उनका ख्याल था कि इमरान खान की तकरीरें शायद कोई तब्दीली का पेश खैमा होंगी। मैं पीटीआई के उन तमाम लोगों को ज़रूर कहूँगा कि जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं कि वो खुले दिल और दिमाग के साथ सोचें कि उस तब्दीली के ख्वाब के साथ उसका क्या अंजाम हुआ है, वो तब्दीली का ख्वाब किसने चिकनाचूर किया है, उस तब्दीली के ख्वाब को ऐसे लोगों के हाथों में किसने दिया है जो पाकिस्तान के अंदर सियासी लोटे कहलाते हैं। सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाले नज़रियात की तरवीज नहीं करते, वो अपनी जेबें भरते हैं और अपने मफादात का खेल खेलते हैं। और आज इमरान खान उन्हीं लोगों के हाथ में यरगमाल है जो अपने मफादात के लिए गरीब आवाम और नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, दोनों हाथों से अपनी जेबें भर रहे हैं। कभी चीनी माफिया, कभी आटा माफिया, कभी दवाई माफिया, कभी कोई और माफिया, लेकिन लोगों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए ये ऑपोजिशन की किरदार कुशी करते हैं। मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूँ कि इस हालात में जब मुल्क इतना बदतरीन बहरान में है, आपके पास 51 वजीरों की फ़ौज रखने के लिए तो पैसा है, पंजाब में 50 तर्जुमान रखने के लिए तो पैसा है, लेकिन गरीब नौजवान की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। उस बेरोज़गार को रोज़गार फराहम करने के लिए जो तालीम हासिल करने के बाद नौजवान जूतियाँ चट खा रहा है, पैसे नहीं हैं। आप लोगों को तो वसाइल की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन जब अपने मुशीरों और वज़ीरों में रेवड़ियाँ बांटनी होती हैं तो आपके लिए ख़जाने खुले हैं। ये वो नफाक है, ये वो दो अमली है, ये वो मुनाफकत है जो इस हुकूमत का वतीरा बन चुकी है। आज पूरे मुल्क के अंदर इस हुकूमत की जो गवर्नेंस का बहरान है, उससे बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है। चोरी, डाका, रेज़नी, जिसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था, अब फिर वो लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं, और दिन रात लोग दिन दिहाड़े लुट रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है।